नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में महंगे होंगे फिल्म के टिकट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन विधानसभा में सेस लगाने से जुड़ा विधेयक पास। कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। बजट को लेकर भड़के तेलंगाना के सीएम रेड्डी, नाइंसाफी का लगाया आरोप, केंद्रीय मंत्री से मांगा इस्तीफा। नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश, 18 की मौत, उड़ान भरने के दौरान रनवे पर फिसलने से हादसा। बजट में हर राज्य का नाम नहीं ले सकते, राज्यों की अनदेखी के आरोपों पर भड़की निर्मला सीतारमण। अब समाचार विस्तार से। अब मूवी टिकट और ओवर द टॉप ओटीटी सब्सक्रिप्शन महंगे हो जाएंगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन दोनों पर सेस लगाने जा रही है। राज्य सरकार ने कलाकारों की भलाई के लिए 2% सेस लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए विधानसभा में सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसे मंगलवार को सर्वसम्मति से पास किया गया। श्रम मंत्री संतोष यस्लार ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। इस दौरान सदन के अनेक सदस्यों ने विधेयक के बारे में सुझाव और निर्देश देकर अपनी सराहना व्यक्त की। बाद में विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। लार ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, कैबिनेट सहयोगियों और सभी सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने कन्नड़ देवी के सेवकों को इस तरह की अनूठी सेवा प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए वाल्मीकि निगम में हुए घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आदेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना के एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त अगली तारीख तय की। बैंक की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि बैंकिंग संस्थान की अखंडता महत्वपूर्ण है। बैंकिंग कार्यों की निगरानी रिजर्व बैंक करता है, साथ ही निष्पक्ष जांच के लिए धोखाधड़ी के मामलों को सीबीआई को भेजता है। अदालत ने वेंकटरमणी के तर्क को मानते हुए राज्य को घोटाले की जांच सीबीआई को देने के निर्देश दिए। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में हुए गबन के मामले में सरकार ने सीआईडी के एडीजी मनीष खरबिकर के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। इसके जांच के दौरान एसआईटी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए यूनियन बैंक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कर्नाटक भाजपा नेता बसनगौड़ा आर पाटिल यत्नाल ने बुधवार को वाल्मीकि निगम घोटाले के बाद कर्नाटक में सामने आए एक और महत्वपूर्ण घोटाले के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। यत्नाल ने कहा, कर्नाटक राज्य पारदर्शिता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य पर्यावास केंद्र नामक संगठन को लगभग 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा, किसी संवैधानिक मान्यता के अभाव के बावजूद इस पर्यावास केंद्र को मंत्री जमीर अहमद के नेतृत्व में परियोजनाएं शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की तरफ से एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं आज के बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलने पर और तेलंगाना को कुछ न मिलने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, आज का केंद्रीय बजट तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को दर्शाता है। भले ही हम कई बार दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं से मिले, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। हमने तेलंगाना को राशि जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्रीय बजट में तेलंगाना के विकास से संबंधित कुछ भी नहीं सोचा गया। जब पीएम आदिलाबाद आए तो मैंने उनका स्वागत किया और कहा कि पीएम मोदी बड़े भाई की तरह है और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेलंगाना को उसका अधिकार मिले। मैं आंध्र प्रदेश को दिए गए फंड पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेट्रो, आरआरआर रोड या अन्य के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया। यहां तक कि आईटीआईआर कॉरिडोर परियोजना का भी केंद्रीय बजट में उल्लेख नहीं किया गया। मुझे लगता है कि पीएम सोच रहे हैं कि तेलंगाना विकसित भारत का हिस्सा नहीं है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनपीटीडब्ल्यू जारी किया है, क्योंकि जरांगे 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत में पेश होने में असफल रहे। बता दें कि जरांगे और 2 अन्य के खिलाफ 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अदालत में पेश न होने पर जरांगे के खिलाफ पहले भी एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जरांगे 31 मई 2024 को अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू रद्द कर दिया गया था और अदालत ने उनके खिलाफ 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। ये प्लेन क्रैश काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत की खबर है। सोलार एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान इंजन परीक्षण के लिए पोखरा जा रहा था। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार इसमें सवार लोग इंजीनियर और टेक्नीशियन थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बुधवार काठमांडू में एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। विमान दुर्घटना में मारे गए 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी शवों की पहचान सौर्य एयरलाइंस रिलायंस के इंजीनियर और कर्मी के रूप में की गई है। इसकी पुष्टि काठमांडू एयरपोर्ट के प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर ने की है। काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाले सौर्य एयरलाइंस के विमान में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें 2 कैप्टन, 2 क्रू मेंबर और 15 यात्री थे। इसकी पुष्टि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नेपाल के सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल्का ने की है। एक खतरा सीमा पार से है तो दूसरा खतरा देश में बैठे उन लोगों से जो शांति के दुश्मन है। मोहर्रम खत्म हुए हफ्ते बीतने को है, लेकिन जुलूसों की विवादित पिक्चर हर रोज रिलीज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कानपुर की बताई जा रही है जुलूस की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसमें भीड़ विवादित नारेबाजी कर रही है, वो भी खाकी के सामने। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मन से गुस्ताखे रसूल की एक सजा का उद्घोष होता है और वहां मौजूद भीड़ जवाब में सिर तन से जुदा का नारा जोर जोर से लगाती है। धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को खिलाफ खुलेआम सांप्रदायिक भाषणबाजी हो रही है। 1-2 बार नहीं, कई बार लगातार सिर तन से जुदा करने के नारे दोहराए जाते हैं। भीड़ जब जोर जोर से नफरती नारे लगा रही थी तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के कान में जो तक नहीं रेंगी। 2 पुलिसकर्मी भड़काऊ भाषण को इग्नोर कर पेड़ के नीचे चर्चा में मशगूल दिखे। बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस दौरान राज्यों की अनदेखी के आरोपों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष पर जमकर बरसी। उन्होंने ऐसे सभी आरोपों को सिर से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि किसी भी राज्य के साथ अनदेखी नहीं की गई है। अगर किसी राज्य का नाम बजट भाषण में नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस राज्य को कुछ नहीं मिला है। इसके बाद सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में कई राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के आरोपों पर भड़कते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस काफी समय तक सत्ता में रही और इस दौरान कई बजट उन्होंने पेश किए। उन्हें यह पता है कि बजट भाषण के दौरान हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं है। मैंने जो बजट पेश किया उसमें ज्यादा राज्यों का नाम नहीं लिया। मैंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिया गया था। महाराष्ट्र में एक पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए की परियोजना का ऐलान किया गया है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र का नाम बजट भाषण के दौरान नहीं लिया गया तो क्या यह माना जाएगा कि इस राज्य की अनदेखी हुई है? इसके अलावा बजट भाषण के दौरान कई राज्यों का नाम लिया जहां बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है।
केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों की अनदेखी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया। लोकसभा में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यह विरोध नियोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने उन्हें लिखित में बताया कि संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने उन्हें अंदर आने से रोका। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि उनसे भी कुछ सांसदों ने इसी प्रकार की शिकायत की है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। ओडिशा के बालसोर जिला प्रशासन ने बुधवार को किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांव के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक रक्षा सूत्र ने मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में मिसाइल परीक्षण के लिए आवश्यक तैयारी भी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण आईटीआर के प्रक्षेपण स्थल संख्या 3 से किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, सुरक्षा उपाय के तौर पर प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने के साथ ये व्यवस्थाएं की जा रही है। राजस्व अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निकटवर्ती अस्थायी आश्रय केंद्रों में सुचारू तरीके से स्थानांतरित करने के लिए जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी आशीष ठाकरे और पुलिस अधीक्षक सागरिका नाथ की मौजूदगी में मंगलवार को एक तैयारी बैठक की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ अब भारतीय मूल की कमला हैरिस का उम्मीदवार बनाना लगभग तय माना जा रहा है। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर भारतीय मूल की कमला हैरिस को चुनने का समर्थन किया है। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद उनके ननिहाल में खुशी की लहर है, जो तमिलनाडु के थूलसेंद्रपुरम गांव में है। गांव में कमला हैरिस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और इसके साथ ही उनकी जीत की कामना के लिए धर्मशास्ता मंदिर में विशेष प्रार्थना की है। कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले के मन्नारगुडी में स्थित थूलसेंद्रपुरम गांव में ही रहने वाले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस का नाम सामने आना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसी को देखते हुए गांव के गेट पर बने मंदिर में कमला हैरिस के लिए पूजा शुरू हो गई है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के दिन तक चलेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में महंगे होंगे फिल्म के टिकट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन विधानसभा में सेस लगाने से जुड़ा विधेयक पास। कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। बजट को लेकर भड़के तेलंगाना के सीएम रेड्डी, नाइंसाफी का लगाया आरोप, केंद्रीय मंत्री से मांगा इस्तीफा। नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश, 18 की मौत, उड़ान भरने के दौरान रनवे पर फिसलने से हादसा। बजट में हर राज्य का नाम नहीं ले सकते, राज्यों की अनदेखी के आरोपों पर भड़की निर्मला सीतारमण। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।